नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। वक्त तो चला है आज की सबसे बड़ी खबरों का। इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। तो वहीं इजराइल में अमेरिका के 9 और ब्रिटेन के 10 नागरिकों की मौत हो गई। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने भी हमास के अटैक में अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। युद्ध में मरने वालों की संख्या 1100 के पार। हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हमास के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। वायुसेना ने मोहम्मद कास्ते के सैन्य अड्डे पर बम गिराकर उसे नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के मुख्यालयों समेत सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। हमास के वरिष्ठ नौसैनिक बल मोहम्मद काश्ता से जुड़े मुख्यालय पर भी हमला किया गया। इजराइल वायुसेना ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, वायुसेना ने एक इमारत पर हमला किया जहां आतंकवादी संगठन हमास के संचालक रह रहे थे। इसके अलावा वायुसेना ने आतंकवादी संगठन के वाहनों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल में घुसकर आतंकियों का कत्लेआम। इजराइल हमास युद्ध में इजरायली खुफिया एजेंसियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में कई इजरायली खुफिया एजेंसियां ऑपरेट करती हैं। इनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, शिन बेट और कुछ मामलों में मोसाद भी शामिल होती है। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसने पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ कर मारा है। इतना ही नहीं, जो काम अमेरिका तक नहीं कर सका उसे मोसाद ने अंजाम दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद को आखिर हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग की भनक क्यों नहीं लगी। इजरायली सेना की तुलना में हमास एक कमजोर और असंगठित संगठन है, जिसके मोसाद के लिए अंदरूनी खबरें निकालना आसान होता है। हमास हमले में 4 यूएस नागरिकों की हुई मौत। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। दोनों ओर से हमले जारी हैं। इस जंग की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की थी, जिसके बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल ने हमास आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इन सब के बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन और सैन्य मदद देने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो क्षेत्र में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ आने वाले युद्धपोतों को पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को कहा कि शिप और प्लेन ने नए पोस्ट पर जाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के कैबिनेट सचिव योसी फुक्स ने हमास को गंभीर चेतावनी दी। फुक्स ने कहा कि पहले गाजा युद्ध को आखिरी गाजा युद्ध बनाने की योजना है। शनिवार को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अचानक से रॉकेट हमला शुरू कर दिया और देखते ही देखते हजारों रॉकेट इजराइल पर बरसने लगे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच पहले भी कई हिंसक संघर्ष हुए हैं, लेकिन फुक्स दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के एक अलग पैमाने का संकेत दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने पहले कभी आधिकारिक तौर पर गाजा के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की थी, जैसा कि अब हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2018 के मुकाबले इस बार चुनाव ज्यादा जल्दबाजी में होंगे। आयोग ने चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच गैप को कम किया, जिससे 5 राज्यों में पिछले चुनाव के मुकाबले प्रचार के दिन घट गए। मिजोरम में 2018 के मुकाबले 25 दिन कम मिलेंगे, यानी 46%। राजस्थान में 17 दिन कम मिलेंगे, यानी 27%। मध्य प्रदेश में 15 दिन कम, तेलंगाना में 10 दिन कम और छत्तीसगढ़ में 8 दिन कम मिलेंगे। कुल मिलाकर 5 राज्यों में 2018 के मुकाबले 27% कम दिन मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को वोटिंग, 2 दिसंबर को आएंगे मध्य प्रदेश के नतीजे। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। 2018 में दिवाली के 21 दिन बाद 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। 2023 के मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 वोटर हैं। 2018 में 5,04,33,079 वोटर थे। चुनाव आयोग ने राजस्थान के चुनावों की घोषणा कर दी है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, यानी अगले 55 दिन में नई सरकार पर तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई।
छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान। चुनावी परिणाम की 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में आज से 55 दिन बाद प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में सीएम केसीआर को झटका लग सकता है। मिजोरम में जोरमथंगा की पार्टी बाजी मार सकती है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी टक्कर कांटे की है। राजस्थान के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 7 सांसदों को दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। चुनावी राज्य राजस्थान के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इन 41 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे ही प्रयोग भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी किया था। बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं जिन्हें की पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों में उतारा है। राजस्थान से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटावाड़ा से टिकट मिला है। बाबा बालकनाथ, जो कि तिजारा से सांसद हैं, उन्हें भी राज्य के चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, किशनगढ़ के सांसद भागीरथ चौधरी, सांचौर से सांसद श्रीदेवजी पटेल को पार्टी ने विधानसभा चुनावों में टिकट दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से ही टिकट दिया गया। 57 नाम वाली इस सूची में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रहली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। चारों सूचियों में बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। अब 94 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। शिवराज सिंह चौहान के साथ 24 मंत्रियों को फिर से उतारा गया है। पार्टी में फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोमवार को जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 4 घंटे हमारी जाति जनगणना पर चर्चा हुई। उस कमरे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उसका विरोध किया हो और हमारे सारे मुख्यमंत्री इससे सहमत हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जाति जनगणना होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वे कराएंगे। चीनी मूल की एक ब्लॉगर ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बड़ा दावा किया। ब्लॉगर के दावे से हड़कंप, क्या इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने मारा? कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया गया है। इसके लिए उसने कई सबूत भी नहीं दिए हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है। चीनी मूल की अमेरिकी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ये दावा किया। उन्होंने बताया कि चीन भारत और पश्चिम के बीच विवाद पैदा करना चाहता था ताकि दोनों के बीच दूरियां आ जाएं। जेनिफर जेंग चीन में पैदा हुई और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। जेनिफर वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इजरायल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में भी राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी में इजरायल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान किया। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतिम समय पर इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति फिलिस्तीन के लोगों के लिए जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए अपना समर्थन दोहराती है। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। यह अक्षरधाम मंदिर भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। यह मंदिर दिल्ली अक्षरधाम से काफी विशाल और विहंगम है। 30 सितंबर से अक्षरधाम मंदिर का समर्पण समारोह शुरू हो चुका है। ये आयोजन परम पावन महंत स्वामी महाराज की मौजूदगी में चल रहा है। इस अक्षरधाम मंदिर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को 12,500 वॉलंटियर्स ने 12 सालों में बनाया और इसका निर्माण कार्य 2011 से 23 के दौरान